जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ग्राउंड जीरो डिफेंस एकेडमी। बच्चों, हमने एनडीए 1 2025 और सीडीएस 1 2025 के जो फ्री बैच स्टार्ट किए हैं उसमें मैं पॉलिटी सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा हूं। और आज की क्लास में, आज की इस पॉलिटी की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू के 4 चैप्टर्स। मींस हम पार्ट 1 पार्ट 2 यहां से आज शुरू करने वाले हैं। मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में चैप्टर नंबर 5 ऑलरेडी पढ़ा दिया था और मैंने आपको यह भी बताया था कि मैंने इसकी शुरुआत चैप्टर नंबर 5 से क्यों करी है। हमने पॉलिटी में सबसे पहले बेसिक्स पढ़ा था, फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, और फिर हम वी हैव जंप टू चैप्टर नंबर 5 दैट इज यूनियन। और हमने यूनियन में कंप्लीट कवर कर लिया है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, मोशंस एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, चलिए बात करते हैं पार्ट 1। हमारे भारत के संविधान का जो भाग 1 है, जिसे आप चैप्टर का नाम कहते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो इस चैप्टर में, इस भाग 1 में, भारत के संविधान के भाग 1 में जो आर्टिकल्स आते हैं, तो आर्टिकल्स की संख्या कोई अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे आर्टिकल्स आर फ्रॉम 1 to 4। 1 से लेके 4 आर्टिकल्स इसमें मेंशन किए गए हैं। सबसे पहली चीज आपको मैं बता दूं कि जो टेरिटरी की बात कर रहा है, तो इस टेरिटरी में क्या क्या चीजें आती हैं। तो जब टेरिटरी की बात आती है तो टेरिटरी का मतलब होता है भारत के अंतर्गत आने वाले सारे राज्य, भारत के अंतर्गत आने वाली सारी यूनियन टेरिटरीज, एंड इवन दोज एरियाज विच इन फ्यूचर इफ इंडिया इज गोइंग टू कैप्चर, या इंडिया ने जो कैप्चर करे हैं, या कोई बाहर, भारत की सीमा के बाहर की भी अगर कोई टेरिटरी है वो भी इसी टेरिटरी में आएगा। ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, जो टेरिटरी है इंडियन टेरिटरी, फिलहाल तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी है, लेकिन अगर कोई पूछे कि क्या भारत की टेरिटरी को लेकर के कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है, यस, चाहे वो राज्य हो, चाहे यूनियन टेरिटरीज हो, या कोई ऐसी टेरिटरी जो बाद में हम एक्वायर करते हैं। एनीवेज, फिलहाल हम चलते हैं आर्टिकल्स। देखो, सबसे पहले यहां पर आर्टिकल 1 to 4 मैंने मेंशन कर दिया है। आर्टिकल 1 to 4 जो है ये दीज आर दी 4 आर्टिकल्स जो इस चैप्टर में है। सबसे पहले इसमें आर्टिकल 1 क्या कहता है, इसकी लाइन को बहुत ध्यान से सुनना। इसमें वर्ड यूज क्या किया गया है, इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया के लिए जो हिंदी में शब्द यूज किया गया है वो भारत शब्द यूज किया गया है हिंदुस्तान की जगह, है ना। तो जिन संविधान निर्माताओं ने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो ये संविधान पूरा फॉर्मुलेट किया, तो उसमें हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखा, उनका विजन, उनकी दूरदर्शिता कैसी है वो आप ध्यान दें। इंडिया के लिए वर्ड यूज किया गया है भारत, और फिर लिखा है शैल बी। यहां पर शैल की जगह विल भी आ सकता था, पर उन्होंने वर्ड यूज किया शैल बी। और फिर एक वर्ड यूज किया यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब बहुत अंतर है, भारत वर्ड यूज किया हिंदुस्तान की जगह, शैल वर्ड यूज किया विल की जगह, और यूनियन ऑफ स्टेट चाहते तो फेडरेशन ऑफ स्टेट भी हो सकता था, बट जो फेडरेशन है और यूनियन है दोनों में बहुत अंतर होता है। फेडरेशन का मतलब एक समझौता होता है, जबकि भारत राष्ट्र का निर्माण कैसे किया गया है, भारत राष्ट्र का निर्माण राज्यों के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि राज्यों के बीच में समझौता किया गया और फिर एक भारत राष्ट्र का निर्माण किया गया। ये राज्यों के संघ से मिलकर बना हुआ, राज्यों का संघ एक ऐसा संघ है जो राज्यों को विलय किया गया है, यानी कि अटूट संघ है ये जो यूनियन ऑफ स्टेट है, इसका मतलब है कि कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। इट इज अ इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। यहां मेंशन कर रहा हूं, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। यानी कि जो हमारा, जैसे मान लो फैमिली है, फैमिली में कोई भी मेंबर अलग नहीं हो सकता। आप फैमिली मेंबर्स के लिए अलग से घर में कमरे बना दीजिए, अलग अलग रूम्स कर दीजिए। तो यहां पर यूनियन जो है वो अटूट है, वो टूट नहीं सकता। हाँ, राज्यों को आपस में तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, कोई नए राज्य को क्रिएट किया जा सकता है, वो पॉसिबल है। तो यहां पर आर्टिकल 1 में टेरिटरी ऑफ इंडिया
includes states as well as union territories and such other territories as may be acquired by India। तो जब हम बात करते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया की, तो भारत की टेरिटरी में कौन कौन से एरियाज क्या क्या शामिल है? भारत में आने वाले राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और ऐसी टेरिटरी, ऐसा क्षेत्र जो भारत एक्वायर करे, ये टेरिटरी में आता है। और भारत क्या है? एक राज्यों के संघ से मिला हुआ राष्ट्र है, राज्यों के संघ से बना हुआ राष्ट्र है, यूनियन ऑफ स्टेट है। फेडरेशन में समझौता होता है, राज्य अलग हो सकते हैं, लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट में राज्य अलग नहीं हो सकते। आर्टिकल 1 क्लियर हुआ। आर्टिकल 2 कहता है, देखो जब भारत राष्ट्र का निर्माण हुआ तो उसमें कई ऐसी टेरिटरीज थी जो भारत में शामिल नहीं थी, जो आज की डेट में है, जैसे गोवा, दमन एंड दीव, दादरा नागर हवेली, पौंडीचेरी, कराईकाल, माहे, है ना, यनम, सिक्किम। तो बहुत सारी ऐसी टेरिटरीज थी जो भारत में उस समय नहीं थी। तो जब हमने भारत की सीमा के बाहर से कोई टेरिटरी को ऐड किया और एक राज्य के फॉर्म में उसको एस्टैब्लिश किया, तो वो काम हम करते हैं अंडर आर्टिकल 2। तो पार्लियामेंट बाय लॉ एडमिट कर सकती है, शामिल कर सकती है नए राज्यों को इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया, या एक नया राज्य क्रिएट करना। भारत की सीमा के बाहर से एक नई टेरिटरी को शामिल करना, एक नया राज्य क्रिएट करना, ये आर्टिकल 2 में है। एग्जाम्पल, हमने गोवा, दमन एंड दीव, दादरा नागर हवेली को जब भारत में शामिल किया, गोवा को जब हमने एक स्टेट का जो है स्टेट एक नया राज्य क्रिएट किया, यूनियन टेरिटरी के फॉर्म में क्रिएट किया, तो वो आर्टिकल 2 में। ठीक है। जब हम बात करते हैं आर्टिकल 3 की, तो जो ऑलरेडी भारत की सीमा के अंदर, यानी कि जो ऑलरेडी राज्य मौजूद हैं, एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, उन्हीं एग्जिस्टिंग स्टेट्स से हम एक नए राज्य को फॉर्म कर रहे हैं, एक नए राज्य का हम एस्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं। तो आर्टिकल 3 में लिखा है कि पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो नया राज्य फॉर्म कर सकता है, किसी एक राज्य को एरिया डिमिनिश करके या फिर यूनाइट करके, जोड़ के। इवन वो किसी राज्य की बाउंड्री चेंज कर सकता है, यहां तक कि उस राज्य का नाम भी चेंज कर सकता है। तो 2 और 3 में डिफरेंस है। एक नए राज्य, नया स्टेट फॉर्म हो रहा है 2 में भी और 3 में भी। 2 में भारत की सीमा के बाहर से और 3 में एग्जिस्टिंग स्टेट से ही एक नया राज्य क्रिएट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, ये भी ध्यान रखिए, जब एक नया राज्य क्रिएट होता है, अगर हम एग्जिस्टिंग स्टेट से ही एक नया राज्य क्रिएट करते हैं, तो उसका एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में सबसे पहली चीज आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि हम राष्ट्रपति से प्रायर परमिशन लेते हैं, फिर राष्ट्रपति जो है उस कंसर्न राज्य की विधानसभा से ओपिनियन लेते हैं। वो ओपिनियन के लिए एक समय टाइम दिया जाता है। वो ओपिनियन जब वहां से आएगी तो वो कंपलसरी नहीं है कि वो बाउंडेड हो, फिर वो कैबिनेट, सेंटर में कैबिनेट के पास भेजा जाता है। तो इस तरह से एक लंबी प्रक्रिया होती है। ठीक है। अच्छा, तो आर्टिकल 2 और 3 आपको समझ में आ गए कि आर्टिकल 2 और 3 में हम एक नए राज्य के एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। 2 में बाहर से एक नया राज्य ऐड किया जा रहा है, 3 में अंदर से ही एक नया राज्य फॉर्म किया जा रहा है। तो जैसे उत्तराखंड बना या फिर तेलंगाना बना, छत्तीसगढ़ बना, वो आर्टिकल 3 में, और गोवा या पौंडीचेरी जो शामिल हुए वो आर्टिकल 2 में। ठीक है। अब एक सवाल ये है, जब भी हम कोई नया राज्य क्रिएट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे संविधान में दिए गए शेड्यूल लिस्ट अनुसूची के 1 और 4 में एक अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो जब हम नया राज्य क्रिएट करते हैं, एक नया राज्य फॉर्म करते हैं, तो जो भी हम अंडर आर्टिकल 2 और 3 करते हैं, जब भी पार्लियामेंट बाय लॉ कोई नया राज्य फॉर्म करेगी, तो उसके लिए प्रोसीजर क्या होगा, अमेंडमेंट वाला प्रोसीजर या ऑर्डिनरी बिल वाला प्रोसीजर, उसी का क्लैरिफिकेशन आर्टिकल 4 में दिया गया है। आर्टिकल 4 क्या कहता है? ये क्लियर करता है, ये स्पष्ट करता है कि जो लॉज बनाए जाएंगे अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 आर नॉट टू बी कंसिडर्ड, उनको अमेंडमेंट नहीं समझा जाएगा, जो अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 आता है ना। क्योंकि अंडर आर्टिकल 368 अमेंडमेंट का प्रोसीजर में स्पेशल मेजॉरिटी आती है। तो क्या बोला आर्टिकल 4 में कि जो भी काम, जो भी कानून हम अंडर आर्टिकल 2 और 3 में बनाएंगे,
उसको अमेंडमेंट ना समझ के उसको ऑर्डिनरी बिल समझा जाएगा और उसको पास करने के लिए हमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होगी, स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आर्टिकल 4 ने क्लियर कर दिया है। ठीक है, नोट करके आपको देखो मैंने मेंशन कर दिया है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए होती है। किस केस में? आर्टिकल 2 और 3 के लिए। बट प्रेसिडेंट बाध्य नहीं है उस राज्य की विधायिका के निर्णय को लेकर। एंड पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी इन ऑल, यानी कि संसद के पास पूर्ण रूप से अधिकार होता है नए राज्य को क्रिएट करने का, क्योंकि राज्य का विधानमंडल केवल ओपिनियन देगा, वो भी प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति आने के बाद ये प्रोसीजर शुरू होगा। तो आई थिंक सो ये आर्टिकल 1 to 4 आपको क्लियर हुए हैं। तो इनकेस अगर आप ऑफलाइन क्लास में होते तो कुछ बच्चों के डाउट्स होते तो मैं और तरह तरह के एग्जाम्पल से मैं आपको इसमें और समझाने की कोशिश करता, डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या क्या क्वेरीज, क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं। चलिए अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। ये आपका पार्ट 1 खत्म, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 खत्म। अब हम बात करते हैं आगे कुछ और चीजों की। पार्ट 1 खत्म होने के बाद पार्ट 2 शुरू होने से पहले मैं कुछ चीजें आपके लिए नोट के लिए लेकर आया हूं। देखो ध्यान देना, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय 565 रियासतें और ब्रिटिश प्रोविंस थे। ठीक है, उनमें से इन 565 में से 13 तो पाकिस्तान में चले गए, बाकी के बचे 552। उन 552 में से जो 3 थे, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, उन्होंने इंडिपेंडेंट रहने के लिए अपना डिसीजन रखा था, लेकिन लेटर ऑन हमने वहां भी उन टेरिटरीज को भी भारत में शामिल कर ही लिया। ठीक है, जैसे एक जगह ऑपरेशन पोलो के द्वारा, एक जगह रेफरेंडम के द्वारा और एक जगह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा। ठीक है, अगर मैं क्लियर करूं तो जूनागढ़ में रेफरेंडम के द्वारा, हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो के द्वारा और जम्मू कश्मीर को भारत में ऐड किया गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा। ठीक है ना, तो उन पर्टिकुलर टेरिटरीज को भी भारत में शामिल कर लिया गया। तो भारत जो है 552 ब्रिटिश प्रोविंस और रियासतों से मिलकर बना था। ठीक है, तो मैंने यहां लिख दिया है इतनी, अमंग विच हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर ने मना कर दिया था भारत को ज्वाइन करने से, लेकिन बाद में उनको भी हमने पुलिस एक्शन, रेफरेंडम और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन रिस्पेक्टिवली से उनको ज्वाइन करा लिया। अब भारत में इतने सारे जो ये ब्रिटिश प्रोविंस और रियासतें थी राजाओं की, ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज था। कोई राज्य छोटे छोटे बहुत सारे, कोई बहुत बड़ा राज्य है, कोई मीडियम, कोई एवरेज, कोई बाउंड्री, कोई राज्य में जो है ऑर्गेनाइज वे में हमारे पास टेरिटरीज थी नहीं। तो बहुत जरूरी था इन राज्यों को रीऑर्गेनाइज करना एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पर। तो सबसे पहले क्या हुआ, सरकार ने 1948 में, गवर्नमेंट ने 1948 में अपॉइंट किया एक लिंग्विस्टिक, अच्छा इसको ये वर्ड काट देना, अपॉइंट किया एक कमीशन जिसको नाम दिया गया एस.के. धर कमीशन। क्या नाम दिया गया बेटा? एस.के. धर कमीशन। इस एस.के. धर कमीशन ने जो है अपने रिकमेंडेशन दिए कि राज्यों को पुनर्स्थापित करना चाहिए। किस आधार पर? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पर, प्रशासनिक सहूलियत के आधार पर उनको हमें स्थापित करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको भाषा के आधार पर करें। भाषा के आधार पर अगर हम राज्यों का निर्माण करेंगे तो भारत में बहुत सारे राज्य बन जाएंगे, क्योंकि आज अगर आप देखें तो भारत में 1625 भाषाएं बोली जाती हैं, है ना। अच्छा, अब ये चीजें चलती रही। अब हुआ क्या कि आपने देखा होगा कि आज की डेट में जो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और तमिलनाडु है, तो ये एक मद्रास प्रोविंस हुआ करता था। मद्रास के नॉर्थ में तेलुगु बोली जाती थी और मद्रास के साउथ में तमिल भाषा बोलने वाली पॉपुलेशन रहा करती थी। ये सब चीजें जब चल रही थी तो वहां पर एक आंदोलन शुरू हुआ, और उस आंदोलन का मकसद क्या था कि भाई वहां की जो मद्रास की जो उत्तर दिशा में रहने वाली तेलुगु पॉपुलेशन, तेलुगु बोलने वाली जो पॉपुलेशन थी, उनकी ये डिमांड थी कि हमें मद्रास के उस एरिया को
दक्षिण में बोली जाने वाली तमिल भाषा के लोगों से अलग करके एक सेपरेट राज्य बनाया जाए, एक राज्य दिया जाए। तो भाषा के आधार पर उन्होंने डिमांड उठाई, आंदोलन चलता रहा और ये चलते 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 एक समय ऐसा आया कि जब वहां पर एक व्यक्ति थे जो इस अनशन पर बैठ गए, उनका नाम था पौती श्री रमालू, और उनकी जो है डेथ हो जाती है। और उनकी डेथ के बाद ये आंदोलन बड़ा तीव्र और उग्र हो जाता है और धीरे धीरे सरकार के ऊपर दबाव आता है और फाइनली भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य निर्माण होता है 1953 में, और वो राज्य होता है आंध्र प्रदेश। तो हमने मद्रास से एक उत्तर एरिया को अलग किया, तेलुगु बोलने वाली पॉपुलेशन को अलग किया और एक नया राज्य बनाया जिसका नाम पड़ा आंध्र प्रदेश। फिर बाद में जो है और कमीशंस बनाए गए, और कमीशंस बनने के बाद फिर एक फैजल अली कमीशन बना, उसने भी फिर इस चीज को माना कि भाषा के आधार पर भी राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। एक लंबी कहानी है, मैं इन शॉर्ट आपको थोड़ा बता रहा हूं। अब देखो फिर फाइनली क्या हुआ, भारत सरकार के द्वारा एक एक्ट पास किया गया 1956 में और एक 7वां संविधान संशोधन किया गया, और उसके मुताबिक उन 552 राज्यों और रियासतों को हमने रीऑर्गेनाइज किया और 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज क्रिएट किए गए। और मैंने उसके बारे में मेंशन कर दिया है, बॉम्बे डिवाइड किया गया, इतना इतना इतना, फिर यूनिटीज बनी अमेंडमेंट के द्वारा, नागालैंड बना, पंजाब बना, चंडीगढ़ हरियाणा बना, हिमाचल बना, स्टेट ऑफ मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम। तो मैंने यहाँ एक बेसिक फैक्ट्स जानकारी आपको मैंने दी है कि कौन सी चीजें कब कब किस किस समय पे बनी है। ये एक अलग से टॉपिक है, ध्यान रखना। जब हम आप अगर कहेंगे तो मैं आपको अलग से एक पर्टिकुलर लेक्चर इसी पर बनाकर दूंगा जिसमें हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, कैसे कैसे राज्यों का गठन ईयर बाय ईयर अमेंडमेंट के द्वारा होता चला गया, कैसे हिमाचल प्रदेश, कैसे मेघालय, कैसे पंजाब हरियाणा राज्यों को कार्व्ड आउट किया गया, कौन से वर्ष में, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा। वो एक अलग टॉपिक है, अलग लेक्चर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारा जो भारत के राज्य थे स्टार्टिंग में, जो वो 552 राज्य रियासतें थी, उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया था। ऐसे राज्य जो ब्रिटिश प्रोविंस के अंतर्गत थे, बड़े राज्य, ब्रिटिश प्रोविंस को हमने एक अलग दल में रखा, वो कहलाया पार्ट ए। फिर जो प्रिंसली स्टेट्स थी, क्या थी, प्रिंसली स्टेट्स, और उन प्रिंसली स्टेट्स में जो बड़ी रियासतें थी वो पार्ट बी में रखी गई, और जो छोटी रियासतें थी वो पार्ट सी में रखी गई। तो देखो लिखा है बिग प्रिंसली स्टेट, स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स, और पार्ट डी में रखा गया था अंडमान जैसी टेरिटरीज को। तो जो 552 टेरिटरीज, जो 552 प्रिंसली स्टेट्स थी, उनको हमने पहले ग्रुपिंग करा था, और यही ग्रुपिंग खत्म कर दी गई 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, और हमने 14 स्टेट्स और 10 यूनियन टेरिटरीज फॉर्म करी। कहानी समझ में आई इन शॉर्ट। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं भाग 2, सिटीजनशिप। अब देखो ये भाग 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो पार्ट 2 है, इट स्टेट्स अबाउट, ये हमें बताता है कि भाई भारत का जब संविधान लागू हुआ, ध्यान देना, भारत का संविधान जब लागू हुआ, तो भारत के संविधान लागू होने पर, व्हेन at the time of the commencement of the constitution, at the time of commencement of the constitution, भारत के संविधान के लागू होने के वक्त, who were considered as Indian citizen, कौन कौन उस समय भारत का नागरिक कहलाया जाएगा एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है 26 जनवरी 1950 को कौन कौन भारत का नागरिक था, उसके बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। ध्यान रखना, मैं फिर आपको एक चीज बोल रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में, जिसका चैप्टर का नाम सिटीजनशिप है, और इसमें आर्टिकल है 5 to 11, इस चैप्टर में ये नहीं बताया है कि सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, इसमें यह नहीं लिखा है कि नागरिकता एक्वायर कैसे होगी। इसमें सिर्फ यह दिया गया है कि 26 जनवरी 1950 को
संविधान के लागू होने के वक्त कौन कौन भारत का नागरिक है, कौन कौन उस समय भारत का नागरिक था, ठीक है, उस समय कौन भारत का नागरिक था, हु वर कंसिडर्ड एज इंडियन सिटीजन, केवल इतना इसमें किस किस को भारत का नागरिक माना जाएगा, केवल इतना ही इस चैप्टर में दिया गया है। फिर आपके मन में सवाल होगा कि भारत का जो नागरिकता है भारत की वो कैसे मिलेगी, उसके क्या नियम हैं और वो कौन बनाएगा, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। इस पार्ट 2 में हम वो सब भी कवर करेंगे। पर आज एक थोड़ा सा ओवरव्यू देखो। आप देखो सिटीजनशिप जो चैप्टर है ये तो आपको पता चल गया कि भाई इस चैप्टर 2 में क्या दिया गया। तो मैंने लिखा है ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हु विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। 26 जनवरी 1950 को कौन कौन भारत का नागरिक होगा वो इस चैप्टर में दिया है। सबसे पहले आर्टिकल 5 में देखो क्या हुआ ना, जब भारत 2 भागों में डिवाइड हुआ, इंडिया पाकिस्तान बने, बहुत सारे माइग्रेशन हुए, बहुत ज्यादा, और भारत का संविधान जब लागू हुआ तब तक माइग्रेशन चलते रहे। तो एक बड़ा सवाल था, ऑब्वियस ही बात है कि जो आदान प्रदान हुआ पॉपुलेशन का, तो किनको भारत का नागरिक माना जाए। भारत का नागरिक माना जाएगा जो हमने संविधान बनाया भारत के नागरिकों के लिए, तो कौन कौन इस समय भारत का नागरिक होगा, ये सवाल है। तो इसीलिए इस सवाल का आंसर देने के लिए इस चैप्टर नंबर 2 के इन आर्टिकल्स में जवाब दिया गया। आर्टिकल 5 ने कहा ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका डोमिसाइल भारत का है और वो 3 में से कोई एक कंडीशन अगर फुलफिल करता है, जिसका डोमिसाइल भारत का है, डोमिसाइल का मतलब है जो ये कह रहा है इस उद्देश्य से भारत में है कि यही मेरा स्थायी निवास है और मेरी यहीं पर परमानेंटली रहने की इच्छा है, वो होता है डोमिसाइल। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका डोमिसाइल भारत का है और प्लस जिसका जन्म भारत में हुआ है, या तो पहली कंडीशन ये, या फिर जिसके पेरेंट्स का जन्म भारत में हुआ है, या फिर वो 26 जनवरी 1950 से पहले एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट की तरह रह रहा था कम से कम 5 साल से, कम से कम 5 साल। तो ध्यान देना, जिसका डोमिसाइल भारत का है प्लस प्लस बॉर्न इन इंडिया, या फिर पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया, पेरेंट्स बेटा बॉर्न इन इंडिया, ठीक है, या फिर 5 साल से वो पिछले 5 साल से 26 जनवरी 1950 से पहले वो 5 साल से भारत में रह रहा है। तो ये वाली और इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी कोई फुलफिल करता है तो उसको कंसीडर कर लिया जाएगा भारत का नागरिक। ये उस समय की बात है, ये आर्टिकल 5 में दिया गया। ऐसे ही आर्टिकल 6 में क्या बोला गया, जो लोग जब इंडिया पाकिस्तान बने तो कई ऐसे हिंदू परिवार थे जो पाकिस्तान वाली टेरिटरी से भारत आए, तो द पीपल हु माइग्रेटेड, ये सिटीजन प्रोवाइड कराता है सिटीजनशिप राइट्स उन माइग्रेंट्स को, उन प्रवासियों को जो पाकिस्तान से भारत आए, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, ईदर ऑफ देयर पेरेंट्स और एनी ऑफ देयर ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, यानी कि उनके माता पिता या उनके जो है दादा दादी या जो भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हों और उसके अलावा वो 2 कंडीशन फुलफिल करते हों। ठीक है, अब उसमें 2 कंडीशन है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान जब 2 देश बने और ऑब्वियस ही बात थी जब 2 देश बनते हैं तो लोगों को ये आज़ादी दी जाती है कि वो जहां चाहे वहां उस देश में रह सकते हैं। तो इसलिए इंडिया पाकिस्तान के बीच में 19 जुलाई 1948 को एक परमिट सिस्टम लागू हुआ था। क्या लागू हुआ था बेटा, परमिट सिस्टम लागू हुआ था। तो उसी परमिट सिस्टम के वजह से यहां पर एक कंडीशन बनी कि भाई ऐसे माइग्रेंट जो इंडिया में भारत में 19 जुलाई से पहले आए हैं और ऐसे माइग्रेंट जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं, तो ये जो 2 कंडीशन है ना, ये अलग अलग क्यों है मैंने उसका मतलब बताया। पहली चीज सुनो, हमने आर्टिकल 6 में किसको कवर किया, उन लोगों को कवर किया जो पाकिस्तान से भारत आए हैं और उसमें उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मे हैं, और उसमें भी फिर पहली कंडीशन है पहले आए हैं और बाद में आए हैं। अगर पहले आए हैं तो उसकी कंडीशन क्या है, वो भारत में ऑर्डिनरी रेसिडेंट की तरह ही रह रहे हैं माइग्रेशन वाली तारीख से। दूसरा क्या कहता है, अगर वो बाद में आए हैं तो उस व्यक्ति ने जरूर रजिस्टर कराया होगा एज अ सिटीजन उस अधिकारी के द्वारा जो सरकार ने नियुक्त किया हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए
जिस व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन कराया है उसका रजिस्ट्रेशन कम से कम 6 महीने हो गए हो रजिस्ट्रेशन के लिए। तो लिखा है बट फॉर रजिस्ट्रेशन द सब्जेक्टेड पर्सन हैज टू बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। यानी कि 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई आया था भारत में तो उसको कम से कम 6 महीने हो गए हैं भारत में ऑर्डिनरी रेसिडेंट की तरह रहते हुए, और तब अगर उसने अप्लाई किया है एट द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन, अप्लाई करने से पहले उसे कम से कम 6 महीने भारत में हो गए हैं। 19 जुलाई 1948 के बाद आया है और एप्लीकेशन देते वक्त उसको कम से कम 6 महीने हो गए हैं भारत में। ये कंडीशन है आपकी आर्टिकल 6। तो उन व्यक्तियों को हमने ये प्रोवाइड करा दिया। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, अब कई ऐसे लोग थे, जैसे मानो जब हिंदू परिवार पाकिस्तान वाली भूमि से भारत आ गए तो कई ऐसे मुस्लिम परिवार थे जो भारत से पाकिस्तान चले गए। उनको लगा कि हमारी कौम के लोग वहां हैं तो हम वहां चले जाते हैं, लेकिन बाद में कुछ ऐसी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ा। उनको कुछ अपशब्द के द्वारा, बाहरी व्यक्ति के द्वारा, कुछ ऐसे शब्दों के द्वारा संबोधन किया गया, तो उनको फिर बाद में इस बात का एहसास हुआ कि हमें यहाँ पर कुछ और समझा जा रहा है, हमें भारत ही वापस लौटना चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए एक स्पेशल प्रोविजन बनाया गया, ऐसे सिटीजनशिप राइट्स उन व्यक्तियों के लिए जो पाकिस्तान चले गए थे आफ्टर मार्च 1 1947, लेकिन भारत लौटे रीसेटलमेंट के लिए। ध्यान देना, यहां पर ये डेट इंपॉर्टेंट है, और ये डेट का क्या महत्व है। अगर कोई व्यक्ति मार्च 1 1947 के पहले, इससे पहले अगर वहां चला गया था, 1 मार्च 1947 से पहले अगर वो वहां चला गया था, तो वो तो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, चाहे आर्टिकल 5 की कंडीशन हो चाहे 6 की। लेकिन अगर कोई मार्च 1 1947 के बाद पाकिस्तान माइग्रेट हो गया था, ध्यान देना, अगर कोई व्यक्ति, दोबारा सुनो, कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया था, चाहे वो, अब देखो आजादी से पहले की बात है, पर 1 मार्च 1947, आजादी के बाद की भी 1 मार्च 1947 के बाद का मतलब क्या हुआ, 4, आप मान के चलें कि 5 महीने तो आजादी मिलने तक, और फिर आजादी के बाद भी कोई भी डेट हो, तो अगर उसके बाद पाकिस्तान गया और पाकिस्तान से वापस इंडिया आया, तो उस, और किसके लिए, रीसेटलमेंट के लिए, तो तब उसको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, प्रोवाइडेड उसको भारत में कम से कम 6 महीने अपनी एप्लीकेशन देने से पहले हो गए हो यहां रुके हुए। ठीक है। अब इसमें एक ट्विस्ट क्या है, अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 से पहले माइग्रेट कर गया था, तो वो तो, उसको तो भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती, चाहे वो दोबारा ही आना चाहे, ना तो 5 से मिलेगी ना 6 से मिलेगी। ये ध्यान रखना। आर्टिकल 7 में हमने कवर किसको किया, यहां पे मैं अलग से बता देता हूं, ध्यान देना, अलग से मैं यहां पे क्लियर कर रहा हूं। 5 में जिनका डोमिसाइल भारत का है बेटा, है ना, प्लस बॉर्न इन इंडिया, पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया, और 5 इयर्स वाली कंडीशन, ये हो गई 5। 6 में पाकिस्तान से जो भारत में लोग आए, और 7 में इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे और बाद में फिर रीसेटलमेंट के लिए वापस इंडिया आ गए। बात समझ में आई? लेकिन यहां पे वो लोग कवर हुए जो 1 मार्च 1947 के बाद माइग्रेट हुए थे इंडिया से पाकिस्तान। इंडिया से पाकिस्तान कौन? जो 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान गए थे और फिर वापस इंडिया आए, उनको आर्टिकल 7 में भारत का नागरिकता के प्रावधान दिए गए। अगर इससे कोई पहले गया तो पहले वाले के लिए तो भारत की नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। क्लियर हुआ? तो ये मैंने फिलहाल आपको 5, 6 और 7 ये 3 आर्टिकल मैंने आपको कराए। अभी एक आर्टिकल 8 है, वो आर्टिकल 8 क्या कहता है उसको भी आप एक बार देख लो, फिर मैं आगे लेटर ऑन बढ़ूंगा। देखो आर्टिकल 8 कहता है ऐसे नागरिक जो विदेश में रह रहे थे, कहां रह रहे थे? विदेश में। द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के
रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। अगर कोई विदेश में रह रहा था और वो अगर भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसको वहां की काउंसुलेट में, राजदूत एम्बेसी में रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो यहां लिखा है प्रोवाइड दैट एनी पर्सन हु आर ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न इन इंडिया as defined in Government of India Act 1955 and who is ordinarily residing in any country outside India shall be deemed to be a citizen of India if he has registered as an Indian citizen by the diplomatic or consular representative of India in that country। ठीक है, इसको साधारण भाषा में अगर कहूं तो आर्टिकल 8 में हमने उन व्यक्तियों के लिए भारत का नागरिक, उन लोगों को भारत का नागरिक देने की प्रावधान इसमें करे जो विदेश में रह रहे थे, है ना। कोई अगर विदेश में रह रहा था और उसको ने बाद में देखा कि भारत आजाद हो गया है और अब वो मैं भारत जो है नागरिकता मुझे भारत की चाहिए, तो उसके लिए कंडीशन थी कि आपको वहां की एम्बेसी, राजदूत या काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव पर अपना रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। सो ये आपको मैंने 4 आर्टिकल्स के द्वारा जो पार्ट 2 में दिए गए हैं वो मैंने समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। डेफिनेटली थोड़ा टिपिकल है, आराम से सांस लीजिए, समझिए, ब्रेक लीजिए, चाहे तो मेरी इस वीडियो को स्टॉप करके दोबारा 2 मिनट बाद इसको दोबारा रिवाइज कीजिए, उसको दोबारा से उसको रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए। इसको समझने में समय लगता है, शब्दों का खेल है, ठीक है। तो फिलहाल मैं एक काम करता हूं, अभी मैंने आपको आर्टिकल 5 to 8 तो करा दिया, मेरी क्लास का भी टाइम हो रहा है। मैं इसी का आगे के जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 9, 10, 11 वो मैं अगली क्लास में लेता हूं आपसे। तो मैंने फिलहाल आपको आर्टिकल जो है 1 to 4 चैप्टर नंबर 1 करा दिया, चैप्टर नंबर 2 के मैंने आपको 4 आर्टिकल्स कराए। यहां तक अच्छे से समझिए। सिटीजनशिप के ऊपर हम दोबारा आपके संग चर्चा करेंगे अगली क्लास में। टिल देन, जय हिंद एवरीवन।